Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये है इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 5। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के ऊपर बाकी का वीडियो आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो वहाँ पे आप बाकी का वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। लिखा हुआ है, इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इकोनॉमिस्ट ये फाउंड किए हैं कि मतलब ये जनरली पाया जाता है कि एक गरीब देश तभी प्रोग्रेस होगा जब उसके पास क्या हो, एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि इंडस्ट्रीज़ ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जो काफ़ी स्टेबल हो और एग्रीकल्चर की तुलना में, और इट प्रोमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोमोट करती है मॉडर्नाइजेशन, और अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो पूरा देश ओवरऑल विकास होगा। तो ये इंडस्ट्रीज़ का एडवांटेज है कुछ। पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर। नंबर 2, इट प्रोमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इतना तक अंडरलाइन कीजिए। अब आगे देखते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द 5-year प्लान्स प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यही कारण है कि हमारे जो 5-year प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। यू माइट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज वेरी नैरो। आप पहले ही पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में कि इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे टाइम में उतना वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं था। चैप्टर 1 में हम लोग देखे थे ये बात को। लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट। मेनली क्या कौन से इंडस्ट्री होते थे उस टाइम पे, कॉटन टेक्सटाइल थे, जूट थे, और भी कुछ थे। देयर वर 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फॉर्म्स, और 2 बड़े बड़े आयरन एंड स्टील फॉर्म्स थे। एक था जमशेदपुर में एंड अदर इन कोलकाता, दूसरा था कोलकाता में। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपैंड इंडस्ट्रियल बेस विद अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वॉज टू ग्रो। लेकिन सिर्फ इतना ही, यही 2-3 इंडस्ट्री से काम नहीं चलने वाला था। अगर हमें देश को ग्रो करना था तो और भी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को लेके आना था इकोनॉमी में। तो फिर आगे देखते हैं हम, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडियन का जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कितना कितना रोल है। तो देखते हैं, द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स वॉज व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक बड़ा क्वेश्चन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को फेस करना पड़ा वो ये था कि हमारे गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का कितना कितना रोल होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रहा है, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा आप। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। तो ये पहला रीज़न है कि इंडिपेंडेंस का टाइम में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो लोग क्या कर पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए वैसे इंडस्ट्रीज़ में जो कि हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। ये पहला रीज़न था। अब रीज़न क्या है, किस चीज़ का, आगे पता चलेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। तो दूसरा रीज़न ये है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अगर कैपिटल था भी तो मार्केट उतना बड़ा नहीं था कि वो लोग उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो यही 2 रीज़न है कि क्या करना पड़ा हमें। इट इज़ प्रिंसिपली फॉर दीज रीजन्स दैट द स्टेट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। यही 2 कारण से हमारे जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर को काफ़ी बड़ा रोल प्ले करना पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of state controlling the commanding heights of the economy। और इसके अलावा हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे किस आधार पर, सोशलिज्म के आधार पर। तो इसके कारण भी हमारे जो इंडस्ट्रीज थे, मतलब जो मेन सेक्टर्स थे, उनको कौन पकड़ के रखा हुआ था, स्टेट पकड़ के रखा हुआ था। एज द सेकेंड 5-year प्लान पुट इट, और जैसा कि सेकेंड 5-year प्लान में मेंशन भी किया हुआ है। आपको पता है सेकेंड 5-year प्लान में उसका मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, कौन से इकोनॉमिस्ट का था, पीसी महालनोबिस का था। ये हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे।
दिस meant that the state would have complete control over of those industries that were vital for the economy. तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है मतलब स्टेट जो है उसका कंप्लीट कंट्रोल होगा वैसे इंडस्ट्रीज़ पर जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे. और बाकी जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो जिसको प्राइवेट सेक्टर संभालेंगी वो उनका पॉलिसीज़ भी वैसा होना चाहिए कि वो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करे. और आगे 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 कौन चलेगा? पब्लिक सेक्टर, और पीछे पीछे चलेंगी प्राइवेट सेक्टर. ऐसा था सिस्टम. अब आगे देखते हैं. एक पॉलिसी लाया गया इंडिया में जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, शॉर्ट में बोलते हैं IPR 1956. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखते हैं क्या था ये पॉलिसी रिजोल्यूशन. लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी द इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 वॉज एडॉप्टेड. तो जैसा कि हम लोग का पॉलिसी था, हम लोग का प्लान था कि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट. तो उसी को आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या अप्लाई किए? IPR 1956 को अडॉप्ट किए. दिस रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान. और सेकेंड 5-year प्लान इसी के ऊपर बेस्ड था. द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. वो सेकेंड 5-year प्लान एक बेस प्रोवाइड कर रहा था सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए. वैसे तो हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी है लेकिन फिर भी ज़्यादा फेवर सोशलिज्म को किया जा रहा था. थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर और ज़रा पब्लिक सेक्टर. दिस रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज. ये जो IPR 1956 है इसने क्या किया? इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि 3 इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या है, कौन से 3 इंडस्ट्री, 3 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ है. तो द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. पहले कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज़ है जिनको कौन कंट्रोल करेंगे? जिसको स्टेट कंट्रोल करेंगे. वो स्टेट खरीद के रखेंगी वो इंडस्ट्रीज़ को. द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर वुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स. और सेकेंड कैटेगरी में वो सब इंडस्ट्रीज़ होंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का हेल्प करेंगे. मतलब पूरी पब्लिक सेक्टर तो नहीं होगा और पूरी प्राइवेट भी नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक हेल्प करेंगी पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए. मतलब दोनों का मिक्स होगा यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा दबदबा किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का होगा, सेकंड कैटेगरी वाले इंडस्ट्रीज़ का. अब आते हैं थर्ड कैटेगरी. इसमें क्या था? कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज. इसमें बचे हुए इंडस्ट्रीज आते थे विच वॉर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर. ये फुल्ली क्या थे? प्राइवेट सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज थे. तो 3 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या है? पहला है वैसे इंडस्ट्रीज जिसमें कौन मेन रोल प्ले करेगा? स्टेट. दूसरा है वैसे इंडस्ट्रीज जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही है लेकिन पब्लिक का ज़्यादा दबदबा रहेगा. और तीसरा कैटेगरी वो है जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपना पूरा कंट्रोल करेंगी. फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through a system of license. भले ही 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया गया था, लेकिन वो कैटेगरी भी स्टेट के कंट्रोल में था काफ़ी, और स्टेट उसको कंट्रोल करती थी. स्टेट मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कैसे करती थी? लाइसेंस के सिस्टम के जरिए. अब देखते हैं क्या है ये लाइसेंस सिस्टम. नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. कोई भी नया इंडस्ट्री खोलने का परमिशन नहीं मिलता था जब तक कि वो इंडस्ट्री क्या ना लेके आ जाए? लाइसेंस लेके आ जाए. और वो लाइसेंस इश्यू कौन करेगा? गवर्नमेंट. दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन. इस पॉलिसी को यूज़ किया गया इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए वैसे इलाके में जहाँ पर जो इलाके बैकवर्ड रीजन से वहाँ पर. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. अगर कोई इंडस्ट्री थोड़ा बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करना चाहती है तो उस इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना काफ़ी आसान था. इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशंस सच एज टैक्स बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ. तो और इसके साथ साथ एक तो बैकवर्ड रीजन में जो इंडस्ट्रीज़ खुलना चाहती है उनके लिए क्या आसान था? लाइसेंस लेना आसान था. और दूसरा फ़ायदा क्या था? उनको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता था, मतलब कुछ टैक्स से छुटकारा मिलता था उनको, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी कम रेट में प्रोवाइड किया जाता था उनको. तो ये 2-3 फ़ायदे हैं वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को जो बैकवर्ड रीजन्स में खुलना चाहती थी. द पर्पज़ ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी. तो ये जो IPR 1956 है इसका एक ही उद्देश्य था
कि रीजनल इक्वलिटी आए, मतलब हर रीजन इक्वली डेवलप करे। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. Diversifying production का मतलब है producing a new variety of goods। तो जो इंडस्ट्री खुल भी चुके हैं और जिनको लाइसेंस मिल चुका है, अब वो अगर इंडस्ट्री चाहे कि वो और अलग अलग टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करे तो उसको भी एक लाइसेंस अलग से लेना होगा। This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश में ज़्यादा गुड्स प्रोडक्शन ना हो जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन हो, सरकार का ये मानना था। लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए लाइसेंस तभी दिया जाता था जब गवर्नमेंट पूरी कन्विंस हो जाए कि इकोनॉमी में, देश में गुड्स का ज़रूरत है, तभी वो लाइसेंस देती थी। तो ये हम लोग देखें IPR 1956। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देखते हैं। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमिटी, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। तो ये कमेटी बैठी थी जिसको विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी बोलते हैं या फिर कार्वे कमेटी बोलते हैं। 1955 में इस कमेटी ने बताया कि कैसे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग इस आधार पे बोलते हैं कि उसका एसेट्स देखकर बोलते हैं, मतलब उसके पास पूंजी कितना है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं पूंजी पर, उसका आधार पर हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये लिमिट चेंज करते गया है समय के साथ साथ। देखते हैं वो लिमिट क्या था। इन 1950 अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज वन विच इन्वेस्टेड अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। 1950 के समय में क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता था जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो, ₹5 लाख हो। लेकिन एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो मौजूदा में क्या है, मौजूदा समय में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ हो, ₹1 करोड़। तो ये आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आपको लिखना होगा इट इज़ एन इंडस्ट्री वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। बाकी आपको पीछे क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा ये। फिर आगे देखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये नॉर्मली माना जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, मतलब ज़्यादा वो लेबर को यूज़ करती है। किसके तुलना में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के तुलना में। इसका मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। लेकिन ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फर्म से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स देम टू बी शील्डेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स। तो ये बात ऑब्वियस है कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो क्या करना होगा, उनको बचाना होगा, उनको शील्ड करना होगा लार्जर फर्म से। फॉर दिस पर्पज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और इसी पर्पज़ के लिए, इसी उद्देश्य से, मतलब उनको बचाने के लिए कंपटीशन से, सरकार ने क्या किया, प्रोडक्ट्स फिक्स कर दिया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करेंगी, बड़े इंडस्ट्रीज उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा डेवलप करने का मौका मिल गया। द क्राइटेरियन फॉर रिजर्वेशन बीइंग द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। और रिजर्वेशन का शर्त क्या था कि ये शर्त दिया गया कि ये जो छोटे यूनिट्स हैं वो लोग इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। They were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at lower interest rate। और साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा दिया गया, उनको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ता था और उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता था वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता था। तो ये कुछ फ़ायदा दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फ़ायदा क्या है, ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, और दूसरा फ़ायदा क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। तो ये देखें हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अगला जो टॉपिक है 2.5 ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग कर लेंगे पार्ट 6 में। Do self study at home and stay home, save lives. Thank you very much.